हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोगों को क्लास बहुत ध्यान से देखना है और समय समय पे पीछे से रिवीजन भी करते रहिएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है। अगर आप रिविज़न करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा कमांड आधुनिक भारत के इतिहास पर हो जाएगा। तो चलिए बच्चा लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्न आंदोलनों को सही कालानुक्रम में सजाइए। आपके सामने है कुछ आंदोलन, आपको उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा है खिलाफत आंदोलन, तीसरा है असहयोग आंदोलन और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। फटाफट इनको क्रम में लगा दीजिए, आपका ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बच्चा लोग लगाते हैं क्रम में। आपके सामने कूट भी है और आपके सामने ऑप्शन भी है, तो आपके हिसाब से क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो निश्चित ही आप बता सकते हैं आपका क्या है जो सही हो जाएगा। चलिए हम लोग ईयर देख लेते हैं। आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये कब हुआ है, 1930 ईस्वी में हुआ है। आपका जो खिलाफत आंदोलन हुआ है ये कब हुआ है, तो आप सभी को याद होगा कि 1919 और 20 के दरमियान की घटना है। 1919 से 20 के समय की घटना है। असहयोग आंदोलन जो है ये भी आपका 1920 से 22 के दरमियान चला था। 20 से 22 के दरमियान चला था। 1920 से 22 के दरमियान। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दरमियान चला था। तो आपका सबसे पहले जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 इसमें है। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो होगा वो है आपका खिलाफत आंदोलन के बाद होगा असहयोग आंदोलन, यानी कि 3। उसके बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर लास्ट में होगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह से आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, 2, 3, 1, 4। ये आपका सही हो जाएगा और इसमें आप लोगों को समस्या नहीं होना चाहिए। 2, 3, 1, 4 आपका एकदम राइट आंसर है बच्चा लोग। और चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उन्होंने कौन से संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी। आपके सामने है ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, होम रूल लीग, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या इनमें से कोई नहीं। फटाफट उत्तर देंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप सभी को पता होगा दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे और 1 वर्ष तक इन्होंने भारत का भ्रमण करके भारत की वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास किया था। और उसके बाद इन्होंने जो आंदोलन किया वो इनका पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद इन्होंने अहमदाबाद मिल जो है आंदोलन किया, फिर खेड़ा आंदोलन किया, इसके बाद कई आंदोलन किए। तो इन्होंने सबसे पहले जिस संगठन का सदस्यता ग्रहण किया था वो था आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि होम रूल लीग। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। 9 जनवरी को ये भारत आए थे, इसलिए इसको प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने की बात कही थी। इनमें से कौन है जिन्होंने कहा कि अंग्रेजों से कि आप लोग एशिया छोड़कर चले जाइए। तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, जवाब दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू है, जिन्ना है, सरदार पटेल है या महात्मा गांधी हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लगभग 14 जुलाई 1942 को जो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी वर्धा में, यहाँ पे गांधी जी ने कहा था कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में कि भारत अंग्रेज छोड़कर चले जाओ, यानी कि अंग्रेज जो है एशिया छोड़ करके चले जाओ। तो आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका जो सही है वो है महात्मा गांधी। आप सभी को मैंने बताया था कि 8 अगस्त 1942 को जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रस्ताव है ये पारित किया गया था और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। 8 अगस्त को पारित हुआ था, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस दिन पारित हुआ था। आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन किस दिन पारित हुआ था। तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि आपका 8 अगस्त, हालांकि 7 अगस्त 1942 को ही ग्वालियर टैंक में वर्धा मतलब जिसको वर्धा कानून भी कहते हैं या वर्धा प्रस्ताव भी कहते हैं, इसको प्रस्तुत किया गया था। लेकिन ये पारित कब हुआ है, 7 को कुछ संशोधनों के बाद इसको मतलब 8 को पारित कर दिया गया और 9 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये प्रस्ताव जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन ये कब प्रस्तुत किया गया है, तो 7 को
पारित कब हुआ है 8 को, लागू कब हुआ है 9 को। तो 9 अगस्त 1947 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपका लागू हो गया था। तो यहाँ पे पारित होने की बात कह रहा है तो 8 अगस्त को। देखिए तीनों डेट दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया है 7 को, पारित कब हुआ है 8 को, लागू कब हुआ है 9 को। तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्न में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर अहमदाबाद के में नहीं रखा गया था। इनमें से कौन से हैं जिनको अहमदाबाद में नहीं रखा गया था गिरफ्तार करने के बाद। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है गोविंद बल्लभ पंत, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद और चौथा है सीतारमैया। फटाफट बताएंगे चलो इनमें से कौन है जिनको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके अहमदनगर किले में नहीं रखा गया था। तो याद रखेंगे कौन थे, राजेंद्र प्रसाद को अहमदनगर किले में नहीं रखा गया था। बाकी जवाहरलाल नेहरू हो गए, गोविंद बल्लभ पंत हो गए, सीतारमैया हो गए, इन तीनों लोगों को अहमदनगर किले में रखा गया था। सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। आगा खां पैलेस में ही महात्मा गांधी को भी रखा गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को नहीं रखा गया है, बाकी लोगों को यहीं पे रखा गया था, जो कि अहमदनगर आपके महाराष्ट्र में पड़ता था। और महात्मा गांधी को आगा खां में रखा गया था, ये चीज़ भी याद रखिएगा, आयोग ने पूछा है। हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था, किसने कहा। कोई महान व्यक्तित्व है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर भरोसा करेगी कि हाड़ मांस का कोई व्यक्ति मतलब इस दुनिया में चला था। ये गांधी जी को संबोधित करके बात कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेगी कि कोई हाड़ मांस का भी ऐसा व्यक्ति था जो धरती पे चला था। ये बात कौन कह रहे हैं, आइंस्टीन, रोलैंड या अर्नेस्ट या बकरेल। आपको बताना है कौन है जो ऐसी बातें कह रहे हैं। तो याद रखेंगे कौन हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने हमेशा दूसरों के लिए संघर्ष किया है और हमेशा देशवासियों के सहयोग से उन्होंने वह हर काम करके दिखाया जो लोग जो है एक तरीके से कहिए कि सपने में सोचते थे। और महात्मा गांधी की इसी महानता और दूरदर्शिता को देखते हुए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही यह भरोसा कर पाएँ कि एक हाड़ मांस का मानव भी ऐसी मतलब इस धरती पर चला था। तो ये बात किसने कही है, आइंस्टीन महोदय ने की है। आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आइंस्टीन महोदय के बारे में बात जान के रखिएगा। राष्ट्रपिता इनको जो है किसने कहा था, हमने कल ही सॉल्व किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। और वन मैन बाउंड्री फोर्स इनको माउंटबेटन ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने इनको बापू कहा था। और कल ही हमने पढ़ा था कि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। अगला देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव की किसने अनुशंसा की थी, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही ट्रिकी है। जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं या JB कृपलानी हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव की किसने अनुशंसा की थी। 3 बातें आती हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था, फिर इसको किसने प्रस्तुत किया था, फिर किसने इसको अनुशंसा यानी कि समर्थन दिया था। ये 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इस एक प्रश्न से आपके 3 प्रश्न क्लियर होने वाले हैं बच्चा लोग। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है इसको बनाया किसने था, बनाया पूछेगा तो आपके हो जाएंगे गांधी। गांधी जी ने इसको बनाया था। इसको प्रस्तुत किसने किया था, तो प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था। और इसको अनुमोदित किसने किया या अनुशंसा किसने की, तो पटेल ने की थी। ये तीनों बातें याद रखिएगा। बनाया किसने है, गांधी जी ने। प्रस्तुत किसने किया है, जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था। और कब किया था, तो 8 अगस्त 1942 को जो कमेटी की बैठक हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने के लिए। और इसको समर्थन किसने दिया, वल्लभ भाई पटेल ने दे दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 अगस्त को देखिए प्रस्ताव रखा गया, पारित कब हो गया 8 अगस्त को, और आंदोलन शुरू कब हुआ 9 अगस्त को। बनाया किसने है, गांधी ने। प्रस्तुत किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने। अनुसमर्थन किसने दिया है, पटेल ने। आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए हैं। अगला देखिए, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। भारत की राजधानी को पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था। 5 फरवरी 1931, 4 फरवरी 1931, 13 फरवरी 1931 या 6 फरवरी 1931। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग। भारत की राजधानी एक बार कोलकाता से दिल्ली गई थी, वो आपको याद होगा कि इसको लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। कब किया था, 1911 में।
ये बात हो रही है कि पुरानी दिल्ली में जो राजधानी बनी थी उसके बाद उसको पुरानी से नई दिल्ली में कब स्थानांतरित किया गया था। तो आपके सामने ऑप्शन है और आपको देना है जवाब। याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा। 13 फरवरी 1931 को राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली को बना दिया गया था। आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये काम किसने किया था। तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन ने ही नई दिल्ली का औपचारिक उद्घाटन किया था। ये बात भी याद रखिएगा। टाइम पीरियड किसका है, इरविन का है। और ये अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये बात भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि भारत में 3 बार दरबार आयोजित किए गए हैं। पहला 1877 में लीटन के टाइम पीरियड में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दूसरा जो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था ये 1909 में एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। और तीसरा 1911 में आयोजित किया गया था जब दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था। जॉर्ज पंचम थे वो। याद रखिएगा ये तीनों चीज़ें, पहली बार 1877, दूसरी बार 1903 एडवर्ड सप्तम के समय और तीसरी बार 1905 में 1911 में जॉर्ज पंचम के समय जब दिल्ली को कलकत्ता से राजधानी बनाया गया था, घोषित किया गया था। ये सारी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, याद रखेंगे। अगला, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल्स रीडर्स की संज्ञा दी थी। कौन से व्यक्ति हैं या लेखक हैं जो कहते हैं कि महात्मा गांधी प्रोफेशनल्स रीडर हैं, आपको बताना है। और ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप जो है एक तरीके से कि महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन है जो ऐसी बात कह रहे हैं। गांधी को एक नए युग के क्रांति की आवाज़ भी उन्होंने कहा था और गांधी जी को प्रोफेशनल्स रीडर भी कहा था। ये कहने वाले कौन हो जाएंगे, ये है मार्टिमर ग्रीन। मार्टिमर ग्रीन ने ये बात कही है कि गांधी एक प्रोफेशनल रीडर्स हैं और गांधी एक नए युग के क्रांति की आवाज़ हैं। ये सारी बातें कौन कह रहे हैं, जो है मार्टिमर ग्रीन। अगला देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना है और साथियों, मैं आपका और अपने सभी देशवासियों या देशवासी भाइयों और बहनों का इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूं। निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की थी। आपको बताना है ये बात कौन कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं या एम.एन. रॉय कर रहे हैं या जयप्रकाश नारायण कर रहे हैं या सुभाष चंद्र बोस कर रहे हैं। बताएंगे बच्चा लोग कौन कह रहे हैं कि अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना है और साथियों, मैं आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों का इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। ये स्टेटमेंट है सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए बच्चा लोग, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्शन बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष या लाला लाजपत राय। फटाफट उत्तर दीजिएगा। आपके सामने ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, लाला लाजपत राय हैं और अरविंद घोष हैं। किन्होंने लिखा है यंग इंडिया पुस्तक। फटाफट जवाब दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपका जो सही हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखा है। लेकिन यंग इंडिया नामक पत्रिका या समाचार पत्र पूछ ले तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। आपके लिए सारी बातें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि का परित्याग रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। आपको बताना है कि कौन से उपाधि का परित्याग रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। आपके लिए क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके सामने है ऑप्शन कैसर ए हिंद या नाइटहुड। सरहिंद हो गया है, कैसर ए हिंद होना चाहिए। नाइटहुड, राय बहादुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट उत्तर देंगे कि कौन सी उपाधि को रविन्द्रनाथ टैगोर ने परित्याग कर दिया था और किस उपलक्ष्य में इन्होंने छोड़ा था। तो आप सभी को पता होगा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था और ये आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1929, दूसरा 1919, तीसरा 1931 और चौथा है 1935। फटाफट जवाब देंगे बच्चा लोग। बहुत ही आसान प्रश्न है और आप सभी को पता होगा कि क्या हो जाएगा जो सही हो जाएगा।
तो निश्चित ही इसमें कोई दम नहीं है। आप सभी को पता है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था, जिसमें गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की बात हुई कि हम स्थगित कर देंगे। साथ ही सभी युद्धबंदियों, जिसमें विद्रोही हिंसा में जो आरोपी हैं ऐसे लोगों को छोड़ने की बात की गई और विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना का अधिकार भी मिला। इसके अलावा समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति भी दी गई और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, इस पर भी तैयार हुए। तो ये समझौता जो संपन्न हुआ था ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौते के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई? गांधी इरविन समझौता के बाद कौन सी घटना घटित हुई थी? आपके सामने है ऑप्शन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा है लाहौर कांग्रेस, चौथा कह रहा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। इनमें से कौन सी घटना है जो गांधी इरविन समझौते के बाद संपन्न हुई थी? तो आपको फटाफट उत्तर देना है, बहुत ही आसान है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या है आपके पास ऑप्शन में। तो याद रखेंगे बच्चा लोग कि क्या है जो सही हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा कि द्वितीय गोल में जो सम्मेलन है ये 7 सितंबर से 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चला था। तो निश्चित ही आपका यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन इसके पहले ही हो गया था, जिसमें गांधी जी शामिल नहीं हुए थे, जो कि 1930 में हो गया था। तो ये तो नहीं होगा। 1930 की बात करेंगे तो ये तो पहले नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। लाहौर कांग्रेस की जो बात हो रही है, लाहौर कांग्रेस भी आपका इसके पहले ही लाहौर अधिवेशन हुआ है, यानी कि 1929 में हुआ था ना लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद आपका बचा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। इसकी स्थापना भी 1930 में ही हो गई थी। 1930 में होने की वजह से आपका ये भी नहीं होगा। तो निश्चित ही आपका क्या होगा, केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ही गांधी इरविन समझौते के बाद संपन्न हुआ था। अगला देखिए, सीमांत गांधी, जिनको अब्दुल गफ्फार खान कहते हैं, ने पठानों की पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम क्या था? आपके सामने है ऑप्शन, फटाफट जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपके सामने खुदाई खिदमतगार, दूसरा है खाकसार, तीसरा है मुस्लिम, और चौथा है दांडी मार्च। फटाफट बताएंगे। सीमांत गांधी, जिनको खान अब्दुल गफ्फार खान का जो नाम है, आपको बताना है इन्होंने पठानों की एक पार्टी बनाई है, उस पार्टी का नाम क्या है? और इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता होगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार का जो है नेतृत्व चल रहा था और इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की थी। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। ये सारी चीज़ें आयोग के द्वारा पूछी गई हैं, इसलिए आपको याद रखना है। खुदाई खिदमतगार संगठन है, लाल कुर्ती आंदोलन भी इसे कहा जाता है, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, आयोग के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के हिसाब से सजाना है। आपको कूट की सहायता से इनको कालानुक्रम में लगाना है। पहला है दांडी मार्च, दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा है स्वदेशी आंदोलन। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा? कूट की सहायता से उत्तर देना है। आपके सामने कूट भी है, देखिए पहले में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरे में दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, और आपके तीसरा भी देख लिए 4 2 1 3, और चौथे में है 3 4 1 2। तो आपने कूट को देख लिया होगा, अब आपको जवाब देना है। फटाफट चलिए देख लेते हैं आपका क्या हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, तो मोस्टली ईयर याद रहते हैं आप लोगों को इसका। तो आपका जो स्वदेशी आंदोलन है सभी को पता है कि ये 1905 में चला था, 1905। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 सभी को पता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की घटना है। दांडी मार्च आपका 1930 की घटना है। अब इस हिसाब से आप अगर इसको क्रम में लगाते हैं तो आपका क्या सही हो जाएगा? तो निश्चित ही अब तो कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले आपका 4 आ जाएगा, उसके बाद जो आएगा वो है आपका 1919, यानी कि 2 आ जाएगा। 4 2 1 और 3, 4 2 1 और 3, आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है। 4 2 1 और 3।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, कह रहा है किसका कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन स्वास्थ्य है। बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के सामाजिक तथा शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार, एक जाति की नैतिकता उन्नति आदि की बातें सोचना मूर्खता की चरम सीमा है। आपको बताना है किसका कथन है ये, किस महान भाव ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है। बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के सामाजिक तथा शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार, एक जाति की नैतिकता उन्नति आदि की बातें सोचना मूर्खता की चरम सीमा है। अरविंद घोष हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं, लाला लाजपत राय हैं या बाल गंगाधर तिलक हैं। बताएंगे बच्चा लोग आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल सही है। अरविंद घोष ने ये बात की है, अरविंद घोष का ये कथन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है कि यदि सरकार मेरे पास आकर कहे कि स्वराज ले लो, स्वराज ले लो, यहाँ पे होगा ले लो, तो मैं उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए कहूँगा कि मैं उस वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता जिसको प्राप्त करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। बहुत ही शानदार और स्वाभिमानपूर्ण बात कही है किसी ने। कहा है कि यदि सरकार मेरे पास आकर कहे कि स्वराज ले लो, तो मैं उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए कहूँगा कि मैं उस वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता जिसको प्राप्त करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि स्वराज को प्राप्त करने की अगर सामर्थ्य नहीं है तो मैं इसे भीख में नहीं लूँगा, यानी कि मैं इसे खुद प्राप्त करूँगा, मुझे भीख नहीं चाहिए स्वराज का। पहला कह रहा है बिपिन चंद्र पाल, दूसरा कह रहा है लाला लाजपत राय, तीसरा कह रहा है खान अब्दुल गफ्फार खान और चौथा कह रहा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपके सामने हैं ऑप्शन और आपको देना है जवाब। बहुत ही शानदार और स्वाभिमानपूर्ण बातें कही हैं। किसने कहा है बच्चा लोग? बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल ने कहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, बिपिन चंद्र पाल का स्टेटमेंट है ये। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति थे। भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति कौन थे? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल, या सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण और रास बिहारी बोस, या बीडी सावरकर, लाला हरदयाल या चंद्रशेखर आज़ाद। आपके सामने है चार ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से कौन है जिनको त्रिमूर्ति कहा जाता था भारतीय राष्ट्रवाद का। तो निश्चित ही बच्चा लोग, भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति कौन कहे जाते हैं? लाल बाल पाल। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है, लाल बाल पाल को कहा जाता है भारतीय राजनीति का त्रिमूर्ति। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से गांधी जी के विषय में कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन है जो गांधी जी के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बताना है आप। कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। पहला, गांधी जी ने लंदन में अपने थियोसोफिस्ट मित्रों की आग्रह पर गीता का अध्ययन किया था। दूसरा कह रहा है उन्होंने गीता दर्शन नामक पुस्तक का सृजन किया। तीसरा कह रहा है वे गीता को गीता माता कहते थे। चौथा कह रहा है वह अपनी समस्त समस्याओं का समाधान गीता में खोजते थे। बताएंगे बच्चा लोग गांधी जी के बारे में कौन सी बात है जो सत्य नहीं है? और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग जैसी पुस्तकें भी लिखी हैं। इन्होंने इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया जैसे समाचार पत्रों का संपादन भी किया है और ये सत्य, हिंसा और सत्याग्रह पर जोर देने वाले व्यक्ति हैं। और इनका पहला सत्याग्रह 1917 का चंपारण सत्याग्रह था। फिलहाल यहाँ पे आपको बताना है कौन सा है जो सत्य नहीं है। तो जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गीता दर्शन नामक पुस्तक उन्होंने नहीं लिखा है। गीता दर्शन नामक पुस्तक उन्होंने नहीं लिखा। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। थियोसोफिस्ट मित्रों के आग्रह पर उन्होंने गीता का अध्ययन किया। गीता को गीता माता कहते थे और वह अपनी समस्त समस्याओं का समाधान गीता में ढूंढते थे। इसके अलावा एक और नाम आपको आगे सुनने को मिलेगा, गीता रहस्य। गीता रहस्य जो पुस्तक है इसको बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था मांडले जेल में। तो आपका
जो यहाँ पे सही है यानी कि सत्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब। भारत छोड़ो आंदोलन के समय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा जो है चलाया गया था ऑपरेशन। और आप सभी को हमने अभी कुछ कुछ बातें बताई भी हैं कि 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में प्रस्ताव रखा गया, 8 अगस्त को पारित हो गया, 9 अगस्त को इस हिसाब से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया। और इस समय सभी बड़े नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार करके जो जहां मिला उसे वहीं जेल में बंद कर दिया गया, जिसके तहत आगा खां पैलेस में गांधी, नायडू मतलब सरोजनी नायडू और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को बंद किया गया था। अहमदनगर में आपने देखा राजेंद्र प्रसाद को छोड़ के बाकी लोगों को बंद कर दिया गया था। तो जो जहां भी मिला उसे वहीं पर बंद कर दिया गया था, इसलिए इसको कहा जाता ऑपरेशन जीरो आवर। ये बात याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने एक मंत्र दिया था, करो या मरो का। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने ये भी कहा था कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता हूँ। तो इस समय उन्होंने कहा कि अंग्रेज मुझे कुछ भी लालच देंगे तो मैं उसके लिए तैयार नहीं होऊंगा। अगला क्वेश्चन, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव दिया गया था। 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था इसमें क्या प्रस्ताव दिया गया था। धीरे धीरे भारत के पूर्ण स्वतंत्रता, दूसरा है डोमिनियन स्टेट, तीसरा है प्रांतीय स्वायत्तता और चौथा है केंद्र में प्रतिनिधि सरकार। बताएंगे बच्चा लोग 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव दिया गया था, आपको ये बताना है। तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या हो जाएगा। उस समय डोमिनियन स्टेट की बात की जा रही थी। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट या प्रादेशिक स्वशासन के प्रस्ताव दिया गया था। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लॉर्ड लिथगो चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को डोमिनियन स्टेट दिया जाए, लेकिन भारतीय चाहते थे कि तत्काल दीजिए। तो ये बात आपका क्या है, डोमिनियन स्टेट से जुड़ा हुआ है। अगला देखिए, राष्ट्रवादियों ने बम्बई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग कब किया। राष्ट्रवादियों ने मुंबई के निकट पहली बार ट्रांसमीटर का उपयोग कब किया था, आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले चरण में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी कॉमन सेंस का है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय भूमिगत होकर रेडियो के द्वारा प्रसारण कर रहे थे। तो आप सभी को पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों में कांग्रेस गुप्त रूप से रेडियो प्रसारण कर रही थी, और इस भूमिगत रूप से रेडियो को आगे बढ़ाने का काम राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली जैसे जो है जयप्रकाश नारायण जैसे बहुत सारे विद्वान जो है वो कर रहे थे। उषा मेहता भी इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मान्य तौर पर लोकमान्य के नाम, अच्छा सामान्य तौर पर लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं। सामान्य तौर पर लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। तो ये उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता है कि कौन हो जाएंगे, तो याद रखेंगे। 1896-97 में बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में कर ना देने का आंदोलन चलाया था। पहले के क्लासेस में भी मैं ये बातें आपको सॉल्व करवा चुकी थी, और इसी दरमियान जनता में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होने की वजह से इनको लोकमान्य की उपाधि मिली थी। तो ये बात याद रखिएगा, 1896-97 में इन्होंने महाराष्ट्र में कर ना देने का आंदोलन चलाया था, और 1897 में ही इन्होंने अपने पत्र केसरी में एक रैंड और एमहर्स्ट नामक 2 अंग्रेज़ों की हत्या को भी उचित ठहराया था, जिसकी वजह से राजद्रोह की मतलब जुर्म में इनको 18 महीने की सज़ा भी हुई थी। तो ये बात भी याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा तिलक ने बहुत सारे जो है ऐसी बातें भी प्रकाशित की जो अंग्रेज़ों के खिलाफ थी, और राजद्रोह के उपलक्ष्य में इन्हें 1908 में फिर से 6 साल के लिए मांडले जेल भेज दिया गया, जहां पर इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें बहुत सजाएं मिली। 1897 में 18 महीने का मिला था, और 1908 में इनको 6 साल के लिए जेल में भेज दिया गया था। कर ना दो आंदोलन चलाने की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुई महाराष्ट्र में, और इन्हें इसीलिए क्या कहा गया, लोकमान्य कहा गया था। मैंने ये भी बताया था कि 1893 में जो है इन्होंने
गणेश चतुर्थी महोत्सव भी चलाया था। 1894-95 में शिवाजी महोत्सव भी मनाना इन्होंने ही शुरू किया था महाराष्ट्र में। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में याद रखिएगा, हम लोग पहले ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे बच्चा लोग? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको पता भी है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, मदन मोहन मालवीय हैं, या दादा भाई नौरोजी हैं, या लाला लाजपत राय हैं। तो आप सभी को पता होगा, जब 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे गांधी जी, तो इन्होंने अपने गुरु के कहने पर 1 साल भारत के भ्रमण करने का निश्चय लिया और 1 साल तक ये भारत भ्रमण ही करते रहे। पहली बार ये जो है चंपारण सत्याग्रह को शुरू करते हैं, जो भारत में इनका पहला सत्याग्रह था। तो ये गुरु अपना किसे मान रहे थे? मदन मोहन मालवीय को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। मदन मोहन मालवीय के जो है, अरे क्या बोल रही हूँ, मदन मोहन मालवीय नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले। यही होता है, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग खराब हो जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे रानाडे। रानाडे, यही होता है, जो चीज़ें नींद में भी ना गलत हो वो दिमाग इधर उधर होने से गलत हो जाता है। लगता है हम सही बोल रहे हैं और दिखता कुछ और है और बोलते कुछ और है और दिमाग में लगता है कि हम एकदम सच्चे बोल रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं कभी कभी जब दिमाग काम नहीं करता। तो बच्चा लोग, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मेरा दिमाग ख़राब हो गया है तो खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और हम लोग ऐसे ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे डेली और बहुत मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। आप लोग भी अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।